विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में पीड़ितों के वकील एच.एस. फुल्का का दावा है कि सीबीआई ने दिसंबर में ही टाइटलर को क्लीन चिट देकर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, लेकिन इसे राजनीतिक मजबूरियों के चलते, क्योंकि उस समय चुनाव होने वाले थे दिल्ली में, सार्वजनिक नहीं किया गया था। उनके मुताबिक सीबीआई ने कहा है कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले हैं। टाइटलर पर दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप लगता रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स द्वारा हत्या के बाद दिल्ली समेत पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे थे। इतनी बड़ी बात सीक्रेट रखी जाए इस तरह से, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इससे ज्यादा अफसोस की बात है कि अकाली दल और गुरुद्वारा कमेटी को इसके बारे में मालूम था, ना तो उन्होंने कोई स्टेप्स लिए और ना ही इनको पब्लिक में बताया। जब 2009 में टाइटलर को क्लीन चिट मिली थी यूपीए सरकार के टाइम पे, तब ये बीजेपी ने और अकाली दल ने दोनों ने हाउस में हंगामा खड़ा कर दिया था और हाउस को एडजर्न करवा दिया था। अब इनकी अपनी सरकार में क्लीन चिट मिले हुए 3 महीने हो गए, क्वार्टरली कोर्ट में फाइल कर दिया और बाहर बताया तक भी नहीं। तो हम इस केस की थोड़ा टाइमलाइन अपने दर्शकों को बताते चलते हैं। जगदीश टाइटलर को 3 बार, जैसे हमने कहा, इस केस में क्लीन चिट मिल चुकी है। पहली बार 28 अप्रैल, फिर दिसंबर 2007 में कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया। दूसरी बार अप्रैल 2009 में सीबीआई ने टाइटलर के पक्ष में एक बार फिर क्लोजर रिपोर्ट दी। 27 अप्रैल 2010 को कोर्ट ने टाइटलर के पक्ष में दी गई क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर किया, लेकिन फिर जब कुछ पीड़ित अप्रैल 2013 में कोर्ट गए तो उन्होंने केस को वापस रीओपन कर एग्जामिन करने की बात की। और उसी संदर्भ में अब 2014 के दिसंबर में सीबीआई ने एक बार फिर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। हम सीधे एक बार मिस्टर फुल्का से बात करने का प्रयास करते हैं, जो वकील हैं दंगा पीड़ितों के। और फुल्का साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा पहला सवाल आपसे बड़ा सिंपल है कि सीबीआई आखिर क्यों बार बार ये क्लोजर रिपोर्ट दे देती है और बार बार आप उसको उठवाते हैं और फिर क्लोजर रिपोर्ट। जी मिस्टर फुल्का। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि 24 दिसंबर को 3 महीने हो गए, बड़ा सीक्रेटली कोर्ट में फाइल कर दी, कोर्ट में हियरिंग भी चल रही है और कोर्ट ने कहा भी कि जो पीड़ित है लखविंदर कौर, जिसके हस्बैंड को मारा गया, उसको नोटिस दिया, उसको इन्फॉर्म करो। उसके बावजूद भी उसको इन्फॉर्म नहीं किया। और ऐसा तो ये यूपीए की सरकार में भी नहीं हुआ। यूपीए की सरकार में 2 बार इसको क्लीन चिट दी थी जगदीश टाइटलर को, दोनों बार कोर्ट ने रिजेक्ट की। मगर दोनों बार जब इसको इन्होंने रिपोर्ट, क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, सीबीआई ने कम से कम बता दिया था मीडिया को और ये जो पीड़ितों को, एटलीस्ट हम वहां पे जाके अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कर सके। अब वो नीचे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई केस नहीं है, हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। हाई कोर्ट में केस में 30 जनवरी की डेट भी थी, मगर हाई कोर्ट को भी उन्होंने नहीं बताया कि हम ये इसको क्लोजर रिपोर्ट इसमें फाइल कर रहे हैं। बल्कि ये जो हो रहा है तो बहुत ही हैरानी वाली बात है। मिस्टर फुल्का, आपको इसकी वजह क्या लगती है? क्यों सीबीआई ऐसा कर रही है? पहली बार जब कोर्ट ने इनको डांट लगाई, इन्होंने कहा जी ये जो गवाह है ट्रेसेबल नहीं है। हमने लाके उस गवाह का एड्रेस दे दिया कि ये गवाह है, ट्रेसेबल है, मौजूद है, ये इस गवाह को एग्जामिन नहीं कर रहे। तो कोर्ट ने इनको डांट लगाई। दूसरी बार जब उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की तो गवाहों का इनको बताया गया कि ये गवाह मौजूद हैं, इन गवाहों की आप एविडेंस रिकॉर्ड, इनकी स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करो। इन्होंने उनकी स्टेटमेंट नहीं ली। दूसरी बार कोर्ट ने फिर डांट लगाई कि जब ये गवाह का आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी तो आपने इन गवाहों की स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड की। अब ये तीसरी बार अब पता चलेगा जब हमें कॉपी मिलेगी कि अब उन्होंने क्या किया है। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम होता है कि जहां भी कोई गवाह अवेलेबल हो सकता है उसको ढूंढा जाए, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए। मगर यहां पे तो उल्टा काम हो रहा है। जो इन्होंने क्लीन चिट दी जब पिछली बार यूपीए के टाइम पे, तो जो डीआईजी और आईजी दोनों ने कहा कि इसमें चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, टाइटल के अगेंस्ट कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए। मगर उस वक्त जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये यूपीए गवर्नमेंट के प्रेशर में आके उसको क्लीन चिट दे दी।
अपने ही मिस्टर आईजी फुल्का, और डीआईजी आपका लगातार ये जो संघर्ष चल रहा है यूपीए गवर्नमेंट के साथ था, और ये बीजेपी जिनकी अब सरकार बनी है, ये लगातार ये कहते रहते थे कि ये आएंगे आपको न्याय दिलवाएंगे, जो कॉम्पनसेशन दिलवाएंगे। तो अब तो एनडीए नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत है, फिर भी सीबीआई ने आखिर क्यों दी क्लोजर रिपोर्ट? बात क्या है? अब मुझे लग रहा है कि शायद ये अब तक तो बीजेपी और अकाली दल जब भी ये पहले इसको क्लीन चिट मिलती थी तो वो संसद को रोक लेते थे, शोर करते थे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई गड़बड़ी लग रही है। शायद ये बीजेपी भी ये भी बदल गए हैं, इनको भी अब शायद यही सोचना होगा कि अगर ये 84 के दंगों में सजा होती है, कुछ होता है, तो गुजरात में भी करना पड़ जाए। शायद जो ऊपर बीजेपी की टॉप लीडरशिप में चेंजेस आई हैं, उसकी वजह से कोई चेंज ऑफ हार्ट है इनको भी, पर पता नहीं वजह तो अब उनको मालूम है ना क्या है। पर अगर ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल की इतनी सीक्रेटली क्यों की? जो पीड़ित है, कोर्ट भी कह रही है कि उसको इन्फॉर्म करो। 28 जनवरी को कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उसको इन्फॉर्म करो, आज तक उसको इन्फॉर्म तक नहीं किया। फुल्का, परसों की डेट है। मिस्टर फुल्का, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया फुल्का साहब। जोगिंदर सिंह जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या वजह है कि सीबीआई बार बार कोर्ट से फटकार खाती है और फिर भी जाके क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है? ये क्या पेच है? क्योंकि आप सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं, तो इतनी क्या बोलूं मैं, इतनी शेमलेस कैसे है ये संस्था? नहीं, जो आप कह रहे हैं जी, इतनी खराब भी नहीं, कुछ लोग जरूर हो सकते हैं। जी हाँ। जैसे ही एलिगेशन आई थी तो पहला काम जो भी उस टाइम हेड थे इसका, इन ऑफिसर्स को चेंज कर देते। हमने देखा है कि करप्शन भी चलती है सीबीआई में, आदमी पकड़े भी जाते हैं, फेवर्स भी करते हैं। ये नहीं कि ये देवताओं की संस्था है, पर इसमें ज़रूरी है कि इन लोगों पे निगाह रखी जाए जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बैड नाम दिया है। और मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, इस 1984 राइट्स में 10 कमेटियाँ कमिश्नर बनाई वेरियस गवर्नमेंट ने, और मरवा साहब ने जो कमिश्नर पुलिस दिल्ली थे, उनसे तो कहा गया कि आप बंद कीजिए अपनी रिपोर्ट, मत दीजिए कोई रिपोर्ट। पहले मरवा कमीशन बनाया, फिर मिश्रा कमीशन बनाया, फिर कपूर मित्तल बनाए, फिर जैन बनर्जी कमेटी, पोती रोशा कमेटी, जैन अग्रवाल, आहूजा कमेटी, ढिल्लो कमेटी, नरूला कमेटी, नानावती कमीशन, सभी की सारी कमेटियों के नाम गिना रहे हैं, लेकिन एक जिस मुद्दे पे बार बार कोर्ट डांटती है, बार बार केस रीओपन करती है, उसे बार बार सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है। नहीं, पर मेरे वालों कोई ना कोई या तो प्रेशर होगा या कोई आदमी इतने बेईमान होंगे जिन्होंने ऐसा किया है। वैसे मैंने हमारे साथ सतीश जेकब साहब हैं जो हाँ, उस समय दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रहे थे बीबीसी के लिए, उससे पहले भी और उसके बाद भी लंबे वक्त तक। सतीश, क्या माजरा है ये? देखिए, ये तो सबको मालूम है कि कांग्रेस जो मॉब्स थी उनको कांग्रेस के लीडर्स लीड करते थे। अब वो कश्मीर में भी थे मेरे साथ ये जी। ये देखिए, अफसोस की बात है, ये कहते हैं कि साहब ये वहां पे थे 3 मूर्ति में, जहां पे अमिताभ बच्चन भी थे उस दिन। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये दंगे वगैरह हो रहे थे शुरू में, तो ये जितने कांग्रेस के एमपी थे वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में थे। जगदीश टाटलर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस वक्त, वो सदर बाजार की तरफ थी, और हर जगह कुछ ना कुछ हुआ। मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि कल आज ही की रिपोर्ट है कि जो मेरठ में दंगे हुए थे, हाशिमपुरा, वो 1987 में हुए थे। आज जितने भी वो एक्यूज थे पुलिस वाले जिन्होंने मारा था, उनको ले जाके वो नदी में फेंक दिया था, उनको सबको क्लीन चिट मिल गई। बात ये है, हमारी अफसोस की बात। हमने हाशिमपुरा पे प्रोग्राम किया था सतीश, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही क्रूअल आयरनी है कि सारी चीज, मतलब इस देश में अगर आप गरीब हैं, अगर आपका कोई माई बाप नहीं है, अगर आप रसूखदार व्यक्ति नहीं है, तो इंसाफ मिलना बड़ा मुश्किल है। और उसमें बैलेंस हो जाता है। उसमें ये नहीं है कि हम कोई एंटी कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ज्यादा है, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी कम है, लेकिन जहां ताकतवर आदमी होगा उसके खिलाफ बहुत ही मुश्किल है न्याय मिलना। वही बिल्कुल संजीव साहब आप जो कह रहे हैं, मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो दंगे हुए थे 1984 के, जिसमें बेगुनाह लोग 3000 से भी ज़्यादा मारे गए थे, वो बेचारे भी कमज़ोर लोग थे, और जो ताकतवर वो लोग थे वो बैठे हुए थे पावर की सीटों पे। उंगली जो उठनी चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन पे उठनी चाहिए, उनका टोटल फेलियर था।
और देयर इज वाज अ कॉम्प्लिसिटी, देयर वाज अ कॉम्प्लिसिटी बिटवीन दोज हु वर किलिंग दोज पीपल एंड दोज हु वर कीपिंग देयर आइज क्लोज्ड। तो ये एक बार नहीं, कई उदाहरण मिले हमें, गुजरात में भी बहुत से ऐसे उदाहरण मिले हैं, वहाँ भी क्लीन चिट लोगों को मिली है। सवाल ये उठता है कि इस मुल्क में आखिर कब तक इंसाफ का गला घोटा जाएगा। ये दुख की बात है, लेकिन अब हम किसी पे उंगली उठा नहीं सकते। अब ये नहीं कह सकते कि वाकई ये कम से कम लोगों टाइटलर को साहब- अदालत से उम्मीद रहती है कि ये कितनी बार, मतलब ये भी एक किस्म की प्रतियोगिता है, कॉम्पिटिटिव वो है कि आप कितनी बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेंगे और कितनी बार कोर्ट उसको वापस रीओपन करेगा केस को। भाई देखिए ना, वहाँ पे तो बड़े बड़े जजेस बैठे हैं। अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के कहती है कि साहब इसके खिलाफ कोई हमें सबूत नहीं मिला है, क्लोज कर दीजिए, आप कई बार उन्होंने रिजेक्ट किया, फिर आ गए, तो वो कोई ना कोई तो वजह होगी कि वो सबूत उनके सामने नहीं आ रहा है। जैसे फुल्का साहब ने कहा कि वो चश्मदीद गवाह थे जो उन्होंने उनके सामने हाजिर भी किए कि भाई इनकी गवाही देखिए, वो गवाही भी शायद हुई या नहीं मुझे मालूम नहीं, उसके बावजूद भी क्लोजर मिल गया। तो अब आप क्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि किसी ने नहीं मारा, बिल्कुल कोई उसके लिए अपराधी नहीं। संजय, आप भी दिल्ली में पुराने जर्नलिस्ट हैं, हाँ। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये क्या माजरा है कि कब इस तरह की बातें, मतलब हमारे यहाँ इतनी सिकनिंग रेगुलरिटी के साथ होती हैं और हम हर दूसरे तीसरे दिन कोई ऐसा मुद्दा उठाते हैं, बट रहती बात वही है ढाक के जोगिंदर तीन सिंह जी पात। को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ, वो मुझसे जी, मुद्दा यह है कि जितने भी बड़े बड़े लोग, धन पशु जिनको कहिए, या जिनके पास ज़्यादा कहने मतलब क्लाउड होता है, वो ये बात इंश्योर करते हैं कि जो एविडेंस जो लोकल लेवल पे पुलिस या सीबीआई इकट्ठी होती है, वो कभी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आता है। तो अगर कोर्ट सिर्फ एविडेंस तक अपने को सीमित रखता है तो वो कहेगा कि इनके खिलाफ कुछ एविडेंस नहीं। यही बात आप देखें तो हाशिमपुरा में भी हुई। हाशिमपुरा में जज ने जो उनके सामने पेश करी गई से ट्रक थी, उसने कहा ट्रक बिल्कुल साफ नज़र आ रही थी, उसमें कोई खून का दाग नहीं था और ये ट्रक नहीं इस्तेमाल हुई जिसकी। तो नीचे लेवल पे जब पूरी सफाई हो जाए और जब ऊपर एविडेंस के तौर पे वो कोर्ट या जजों के सामने जाती है, तो जज तो सिर्फ ये देखेगा ना वो फुल्का साहब ने क्या बयान दिया या संजय कपूर ने क्या बोला या संजीव श्रीवास्तव जी ने क्या बोला, उसके ऊपर नहीं जाएगा। वो सिर्फ अपने को एविडेंस तक लिमिट रखता है। और सीबीआई भी ये जानती है कि टाइम एंड अगेन अगर वही चीज़ पेश करी जाएगी तो जजों के पास कुछ करने का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का जो जज होता है वो एडवर्सोरियल नहीं होता है। वो ये नहीं कहता है कि आप वहाँ जाके आप तो ये बताइए कि क्या इसमें सिख राइट्स वाले केस में जस्टिस होगा? क्योंकि फुल्का साहब जैसे भी तो लोग हैं जो बिल्कुल एक कमिटेड तरीके से लगे हुए हैं। अल्टीमेटली किसी दिन तो जस्टिस होगा। फुल्का साहब ने ये मुद्दा पूरी तरीके से मीडिया हाशिमपुरा में भी होगा और दिल्ली में भी होगा, परंतु मुझे थोड़ा थोड़ा अब ये लग रहा है कि समय इतना गुजरता चला जा रहा है। जगदीश टाइटलर साहब 71 साल के हो गए, 30 साल पहले वो 40 साल के थे। पूरी उन्होंने राजनीतिक जीवन काफ़ी हद तक 2009 तक तो मंत्री भी रहे थे। तो एक सीमा होती है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और जो कई सारे इसके जो सफरर्स थे उनको इस बात का एहसास होने लगा है कि कहीं जाके मामला ये रुक जाएगा। जबकि आपकी आम आदमी पार्टी भी कह रही है एसआईटी है ना वो सेटअप करेगी 84 के दंगों पे, बीजेपी की सरकार ने भी कई सारे आश्वासन दिए हैं, परंतु कुछ मामला आगे बढ़ते दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, संजय कपूर साहब, जोगिंदर सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे हमारे गेस्ट्स ने कहा और जैसे अभी हमने परसों हाशिमपुरा पे शो किया था और तब भी ये बात करी थी कि अल्टीमेटली अगर देश में एक समाज के बड़े तबके को या तबकों को ये विश्वास नहीं होगा हमारे देश की व्यवस्था पे, खासकर न्यायिक प्रणाली और व्यवस्था पे, कि उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा, तो हम कोई बहुत एक खुशनुमा भविष्य की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे सारे मुद्दों का क्लोजर हो और सही ढंग से क्लोजर हो। और उसमें अगर कोई बड़ा आदमी फंस रहा है या किसी रसूखदार व्यक्ति को जेल हो रही है तो सो बी इट, क्योंकि जब तक आम आदमी को ही नहीं लगेगा कि उसके साथ न्याय हो रहा है, तब तक कोई भी देश, किसी भी देश का और हमारे जैसे बड़े और विविधता प्रधान देश का तो भविष्य कभी उज्जवल हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं एक ऐसे मुद्दे की तरफ